जब अर्जुन कपूर और सोनम कपूर कॉफी विद करण में आए थे, किसी ने रिसेंटली मेरे को क्लिप सेंड की थी, उन्होंने बात की थी अबाउट इमोशनल ईटिंग और मुझे लगा कि दिस इज समथिंग सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं इस पे बहुत बात करना चाहता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली इमोशनल ईटिंग का सारा कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि ये बायोलॉजी आपको पता होनी बड़ी जरूरी है। जब पता होगी ना, ट्रस्ट मी, आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। ये जो इन्फॉर्मेशन अभी दूंगा आपको मैं, इसमें इमोशनल ईटिंग के बारे में बात करेंगे, उसमें खाना है तो कैसे खाना, जिससे IBS या बाकी कोई पेट का इशू ना हो, टेस्टोस्टेरोन का इशू ना हो, बाकी दिक्कतें ना हो, एप्पल शेप बॉडी क्या होती है, पेयर शेप बॉडी क्या होती है, इसको आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल टर्म्स ताकि हम सबको ये चीज समझ आ जाए। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आई कैन नॉट स्ट्रेस कि कितना कितना ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि जब पेट के इशू होते हैं तो वो काम भाई कितना खराब करते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, मतलब ये वीडियो है ही उस चीज के बारे में, किसी को घर पे टाइप 2 डायबिटीज है, फैटी लीवर है, PCOD PCOS है, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज नंबर 2 कॉन्टैक्ट। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। पहले आपको पता होना चाहिए कि एक ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड्स कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो पूरी बॉडी में लोकेटेड होते हैं। ये कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिनसे बॉडी के बड़े सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं। और आपकी पूरी बॉडी में ग्लैंड्स हैं, लेकिन मोस्टली ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एक होके आपके एंडोक्राइन और एक आपके एक्सोक्राइन। मतलब मान के चलिए 2 टाइप की कैटेगरी है। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं उनका मेजर काम होता है हार्मोन्स रिलीज करना। अब मैं हार्मोन्स की डेफिनेशन बताऊंगा, बहुत सिंपल चीज है। हार्मोन्स बस एक वो हमारे भाई बंधु है, मैसेंजर हैं, जो बॉडी से एक जगह से दूसरे जगह तक संदेश लेके जाते हैं। मैसेंजर, जैसे पहले आपके कबूतर होते थे तो हार्मोन्स एग्जैक्टली वही काम करते हैं। और जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इनमें क्या क्या आपके एड्रिनल ग्लैंड्स जो किडनी के ऊपर होते हैं, फिर पिट्यूटरी हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया जो दिमाग का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और साथ में पीनियल ग्लैंड भी होता है और एक थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये हो गया। और जो दूसरे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है उनकी हम खास बात नहीं करेंगे, लेकिन जो पसीना निकालना है, इस टाइप की चीजें होती हैं, वो एक्सोक्राइन सिस्टम करेंगे। तो ठीक है, तो एंडोक्राइन ये हो गया। आपको हार्मोन्स का मतलब भी समझ आ गया क्या हो गया। अब मैं आपको एक स्ट्रेस इवेंट की एक स्ट्रक्चर बताता हूं। तो स्ट्रेस इवेंट कैसे होता है, मान के चलो आपके पीछे कुत्ता भागा है। कुत्ता जैसे ही भागेगा, आजकल भागने बंद कर दिए, लेकिन लेट्स अज्यूम आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है और आपको कुत्ते से बहुत डर लगता है। जैसे ही डर लगेगा, भागोगे, आपका हार्ट रेट अप होगा। ठीक है, फिर अगर लेट्स अज्यूम कुत्ता वाला मजाक कर रहा था, भाई मैं तो ऐसे ही भागता हूं पीछे, तो यू विल लाइक रिलीव्ड। तो ये है एक स्ट्रेस इवेंट। एक पहले शुरू होगा, फिर आपकी बॉडी रिकवर करेगी, शुरू होगा रिकवर करेगी। ठीक है, ये बेसिक साइकोलॉजी है जो स्ट्रेस इवेंट की होती है। अब स्ट्रेस इवेंट सिर्फ ऐसे नहीं होते कि कोई कुत्ता पीछे भाग गया या आपके पीछे किसी ने चाकू लेके भागा। स्ट्रेस लाइफ में चलती रहती है। आप सुबह उठे, अलार्म बजा, आपको लगा ऑफिस के लिए लेट हो गया, स्ट्रेस इवेंट शुरू हो गया। उसके बाद आप गाड़ी में बैठे तो, लेकिन आपको लगा आज ट्रैफिक बहुत कम है, ऑफिस टाइम पे पहुंच जाऊंगा, तो स्ट्रेस थोड़ा कम हो गया। उसके बाद जैसे ऑफिस पहुंचे, आपको लगा बॉस दिख नहीं रहा, अरे बहुत बढ़िया, स्ट्रेस नहीं होगा। एकदम बॉस दिख गया, उसको पता चल गया आप लेट आ गए, स्ट्रेस शुरू हो गया। इसको हम बोलते हैं 24/7 स्ट्रेस में रहना। और अगर हो सकता है आपका हार्ट ब्रेक हो या कुछ टाइप की कोई और चीज हो, तो ये स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं। अब आपको जानना ये कि जब ये चीज होती है तो आपके शरीर के अंदर क्या होता है। जब वो आपको पता चलेगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि शरीर के साथ करना क्या है। अब हमने पहले ग्लैंड्स की बात की कि हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है। तो हाइपोथैलेमस भाई साहब एक सिग्नल देते हैं जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं। उस सिग्नल का नाम है CRH। जब CRH हमारे पिट्यूटरी पे पहुंचता है तो वो हो गया ACTH। और उसके बाद जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एड्रिनल ग्लैंड्स को एक सिग्नल देता है कि भाई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकाल दो। तो जिनको समझ नहीं आया, नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग से 2 सिग्नल्स गए हमारी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है उसके ऊपर पहुंचाया कि भाई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकाल दो। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या चीज है, तो भाई ये एक टाइप के स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। और इन स्टेरॉइड हार्मोन्स तब रिलीज होते हैं जब स्ट्रेस में होता है, तो इसका आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, बाकी बड़े सारे में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन करंट डिस्कशन के लिए हम यही बात याद रखेंगे कि जब स्ट्रेस हुआ तो 2 सिग्नल यहां से गए, तीसरे सिग्नल पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज हो गए। ठीक है, अब देखो एक बड़ी कमाल की बायोलॉजी सिस्टम होता है अंदर, जो कि मतलब क्या टर्न ऑन होता है। कुत्ता वाला एग्जांपल लेते हैं। आपके पीछे कुत्ता, जैसे आपने कुत्ता देखा, वो कुत्तों से बहुत डर लगता है, तो कुत्ता आपके पीछे भागना शुरू कर गया। जैसे वो भागना शुरू किया, सिग्नल कहां से शुरू हुआ, वो जो CRH था, CRH और ACTH शुरू हो गए, उसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज हो गए, शुरू हो गए। लेकिन जो CRH सिस्टम होता है, जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है, वो क्या करता है, वो एपेटाइट सप्रेस करता है। आप बोलोगे मैं एपेटाइट की बात क्यों कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि जब हमें स्ट्रेस होती है तो 2 चीजें होती हैं। कुछ लोगों का एपेटाइट सप्रेस होता है और कुछ लोग बहुत खाते हैं। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इन चीजों का नाम लिया। जब आप का एपेटाइट सप्रेस होता है उसे हम बोलते हैं हाइपोफैगिक, और जब हम बहुत सारा खाते हैं उसे बोलते हैं हाइपरफैगिक। तो ये चीज कैसे होती है, तो जब एकदम कुत्ता आपने पीछे देखा, भाई तब खाने का ध्यान आ ही कैसे सकता है, आ ही नहीं सकता ना। इज नो गॉडडैम वे कि आपको खाने का ध्यान आया क्योंकि कुत्ता पीछे भाग रहा है, जान बचानी जरूरी है, या कोई आपके पीछे चाकू लेके भाग रहा है। लेकिन जब आपको लगा कि खतरा टल गया, तो जो ये हमारा सिस्टम है, जो सबसे पहला हार्मोन रिलीज हुआ था CRH, वो 10-12 सेकंड के अंदर ही चल जाता है, मतलब उसका क्लियरेंस टाइम बड़ा जल्दी है। लेकिन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज हुए थे वो 2-3 घंटे उनको लग
आता है रिलीज करते करते। तो जब वो रिलीज होते हैं सिस्टम में तब हमें भूख लगना शुरू होती है, क्योंकि हमारे जो नर्वस सिस्टम होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट होता है और एक जो फाइट एंड फ्लाइट होता है। जब रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला एक्टिवेट होता है, फाइट एंड फ्लाइट वाला बंद होता है, वाइस वर्सा। तो जब एपेटाइट सप्रेस हो जाता है तो भाई हम डाइजेशन के बारे में सोचते ही कुछ नहीं, डाइजेशन की तरफ कोई चीज जाती ही नहीं, ठीक है ना। तो उस टाइम पे सिर्फ हम जान बचाने की सोच रहे होते हैं। इसलिए जब हमारा ये वाला सिस्टम एक्टिवेट होता है कि जब हमें चलो थोड़ा रिलैक्सेशन करना है, तब हमारी बॉडी बोलती है कि भाई पहले तुमने बड़ा सारा खाना हमसे ले लिया, क्योंकि उस टाइम पे ये होता है कि ब्लड कहीं नहीं भेजना, बस टांगों में भेजो क्योंकि जान बचानी। तो उसके बाद बॉडी रिकवरी मांगती, कहते भाई काम करो, जितना अब भूख लगाओ और हमें खाना चाहिए क्योंकि बड़े सारे रिसोर्स आपने यूज कर लिए। तो उस चीज पे क्या होता है कि दो टाइप की बॉडीज सामने आती हैं, पहली एप्पल शेप बॉडी, दूसरी पेयर शेप बॉडी। देखो अब नाम ही अगर हम देखते हैं, जो एप्पल शेप बॉडी होती है, एप्पल शेप बॉडी क्या है, एप्पल की तरह बॉडी है। तो इट्स मोस्टली इन मेन एप्पल शेप होता है। एप्पल मतलब हो गया कि जो आपका एब्डोमिनल रीजन है वहां पे फैट डिपॉजिट करो। तो कुछ होता है जब एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बॉडी में होते हैं, एक ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि यहाँ पे जो फैट है वो फैट यहीं पे डिपॉजिट होगा, तो इसे विसरल फैट बोला जाता है। जो एब्डोमिनल फैट के आसपास सारा फैट है, तो फैटी लिवर भी इससे ही होता है, बाकी चीजें भी इससे होती हैं। कोई दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं ग्लूटियल फैट, जो ग्लूट्स के ऊपर होता है, और ये मोस्टली फीमेल्स में होता है। जो स्ट्रेस ज्यादा बढ़ती है तो उनके जो ग्लूट्स में ज्यादा फैट जाता है, तो विसरल फैट ज्यादा थोड़ा डेंजरस होता है, ग्लूटियल फैट उतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन प्योर एप्पल शेप बॉडीज यहीं पे आना शुरू हो गई। अब मैं आता हूँ सबसे खतरनाक पार्ट है सारी इक्वेशन के बारे में, क्या स्ट्रेस ईटिंग वाले लोग बड़े सारे, और लोग मजाक उड़ाते हैं और कहते ये हैं कि भाई तुम अपने आप पे कंट्रोल रखो, स्ट्रेस कम करो। देखो एक बात याद रखना, बायोलॉजी से हम कोई लड़ नहीं सकते। अगर हम बायोलॉजी समझेंगे तो हम उसको यूज जरूर कर सकते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें 10 से 20% टोटल एनर्जी हमारी लगती है। जब स्ट्रेस होती है बॉडी वो एनर्जी वहां पे डालना ही नहीं चाहती, वो बस स्ट्रेस को लड़ने में वो लगा देती है। तो अब अगला सबसे खतरनाक पार्ट क्या आता है, आईबीएस का, अल्सर्स का और इम्यूनिटी का। ये तीन चीजें कैसे कॉम्प्रोमाइज होती हैं। देखो मैंने बात बोली 10 से 20% वाला पार्ट जो है वो लग जाता है डाइजेशन में, ठीक है। डाइजेशन का सिस्टम कैसा होता है कि आपके पास मतलब बड़ा ही इंटेंसिव प्रोसेस होता है, इसमें बड़ा सारा काम लगता है डाइजेशन वाले प्रोसेस में। तो जब अगर उतनी एनर्जी हमारे पास नहीं है लगाने को तो बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। इसलिए जिनको डायरिया होता है, आईबीएस डायरिया, आप में से जिनको आईबीएस ना भी हो, ये चीज कितने लोगों ने महसूस की होगी ना कि अगर एकदम कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आ रहा है, जैसे किसी को ऑफिस के लिए जाना, किसी का रिजल्ट आ रहा है, कुछ कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का वेट कर रहा है, तो आप एकदम वॉशरूम जाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी वहां पे एनर्जी लगा ही नहीं रही। जब एनर्जी लगाएगी नहीं तो खाना एकदम निकल जाएगा। ये डायरिया के प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है, लेकिन जो कॉन्स्टिपेशन वाला पार्ट है वो अभी भी बहुत क्लियर नहीं है। तो कहा यह जाता है कि जब बहुत बार ये चीज होती है तो वो प्रोसेस इतना अनऑर्गेनाइज हो जाता है, इतना अजीब सा हो जाता है कि कॉन्स्टिपेशन होना उसके बाद शुरू हो जाती है। और बड़े सारे लोगों को आईबीएस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन दोनों साथ में होता है, जो कि हम देखते ही हैं, लोगों को ट्रीट करते हैं। अब अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट है वो है जो सबसे खतरनाक पार्ट इसका, वो ये है कि जब हम स्ट्रेस ईटिंग करते हैं तो हम बाहर का खाना बहुत सारा खाते हैं, ठीक है। वी वांट टू ईट अ लॉट ऑफ फूड, क्योंकि जब बॉडी रिकवरी फेज में आता है स्ट्रेस इवेंट के बाद, तो वी वांट टू ईट ओरियोस, वी वांट टू ईट कुकीज, वी वांट टू ईट ऐसी चीजें जिसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा। हम सब्जियां नहीं खाना चाहते, हम फल नहीं खाना चाहते। तो इसके लिए अपने आप को दोष देना बंद करो, क्योंकि दिस इज हाउ बायोलॉजी इज। अगर स्ट्रेस वाला पार्ट मैनेज नहीं है तो हमें वही खाने का मन करेगा। लेकिन अब खतरनाक पार्ट देखो क्या, मान के चल लो आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी बहुत स्ट्रेस चल रही है, जिंदगी में बहुत स्ट्रेस वाला पार्ट इतना है कि मतलब पूछो मत। अब जब स्ट्रेस वाला पार्ट हो रहा है तो आपको बाहर एक ठेला दिखता है जहां पे आपकी पसंदीदा चाट है। आप कहते हो कि भाई मैं एक काम करता हूँ, इस ठेले पे चाट खाता हूं। अब इक्वेशन में एंटर होते हैं एच पाइलोरी बैक्टीरिया। जिन लोगों को पता है कितना खतरनाक है उनको पता है कितना खतरनाक है। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, ये आपकी जिंदगी की जो क्वालिटी है उसको बड़ा ही डिप्रिशिएट करता है। मैं थोड़ा एक स्टोरी बताता हूं आपको एच पाइलोरी बैक्टीरिया के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले आपको जानना कि अल्सर क्या होता है। देखो अल्सर किसी भी ऑर्गन की वॉल पे एक होल या कुछ इंजरी हो जाए उसको हम अल्सर बोलते हैं। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ गैस्ट्रिक अल्सर्स की बात है, जिनको पेप्टिक अल्सर्स भी बोला जाता है। अब अल्सर्स के अगेंस्ट जो एक बड़ी रेवोल्यूशन हुई थी वो 1983 में हुई थी। वहां पे क्या थे, एक ऑस्ट्रेलियन पैथोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट वैरन। रॉबर्ट वैरन ने क्या बोला था एक कॉन्फ्रेंस पे कि जितने लोग हैं जिनको अल्सर्स हो रहे हैं उनकी जब बायोप्सी करते हैं तो वहां पे इनको एच पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया मिल रहा है। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि जो बाकी लोग थे साइंटिफिक कम्युनिटी के, वो बोलते भाई तू क्या फूक गया है, मतलब स्टमक इतना एक एसिडिफाइंग मीडियम है कि यहाँ पे अगर कोई भी बैक्टीरिया आएगा वो वैसे ही मर जाएगा। तो पहले किसने माना नहीं। एक पूरा जैसे मूवीज में नहीं होता, कहते भाई तू मेरी बात नहीं मानोगे। इस भाई ने क्या किया, जो एक एच पाइलोरी बैक्टीरिया खुद इंजेस्ट कर लिया। इंजेस्ट करने का इनको गैस्ट्राइटिस हो गया, तभी लोगों ने बात मानी नहीं। फिर इनको गलत प्रूव करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा काम किया, चलो टेस्ट करते हैं कि क्या है। तो तब पता चला कि भाई जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है इसकी एक खास बात क्या है कि ये एसिड का जो काम होता है बैक्टीरिया पे उसको काफी हद तक रिपल्स कर लेता है। तो इस चक्कर में ये पेट में एंटर हो जाता है, वो बड़ी गड़बड़ करना शुरू कर देता है। अब देखो एक पार्ट क्या है, एच पाइलोरी पूरी इक्वेशन में कैसे आता है। जब स्ट्रेस हुआ तो पेट में एसिड रिलीज होता है, उसके बाद ताकि स्टमक लाइनिंग प्रोटेक्ट रहे, म्यूकस होता है, मतलब बहुत सारा काम होता है। लेकिन जब स्ट्रेस हो रहा है तो ये
ये काम कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया। जब एक काम कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, अब बाहर खाना खाने गए ठेले के ऊपर और हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी हाइजीन है कि डेफिनेटली एच पाइलोरी बैक्टीरिया कहीं ना कहीं बैठा होगा, तो आपने एच पाइलोरी इंजेस्ट कर लिया। अब वो कंडीशन जहां पे ऑलरेडी आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, ब्लड आपके डाइजेशन सिस्टम में नहीं जा रहा क्योंकि आप स्ट्रेस में हो, आप एच पाइलोरी से इन्फेक्ट हो गए ही हो गए। चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आप हो जाओगे। तो अगर हो गए, प्रॉब्लम पता क्या, फिर इसका एक ट्रीटमेंट रह जाता है, एक एंटीबायोटिक चला लो। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूं आपको, क्योंकि आई वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल जिनको गट इश्यूज हैं, कि कई बार जाता ही नहीं है और दिक्कतें देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है। तो इसके लिए अगर जब हमें पता है कि स्ट्रेस ईटिंग वाला पार्ट है, तो इस ये बैक्टीरिया में बड़े ध्यान वाली चीज है, क्योंकि तो कैलोरीज का चक्कर नहीं है। आपको फैटी लिवर हो जाए, फैटी लिवर ग्रेड 1 ट्रीट करना इज वेरी इजी, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। कुछ टाइम के लिए कुछ चीजें करेंगे, इट विल बी फाइन। लेकिन इसको निकालना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि गैस्ट्राइटिस भी करेगा, या आपको आईबीएस भी करेगा, या आपको दुनिया भर की प्रॉब्लम्स करेगा। और पेट में कोई गड़बड़ है तो यहां पे भी गड़बड़ फील होगी। ये माइंड कीजिए अपनी बात, ये दिमाग में बिल्कुल ध्यान रखना। एक और पार्ट में रिसेंटली क्या देख रहा हूं कि जिन लोगों का स्टमक एसिड कॉम्प्रोमाइज्ड है, पेट कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिंक की कमी भी होती है, बी विटामिन की कमी तो होती ही होती है, तो आपका जो मूड है ना टोटली स्क्रूड अप हो जाएगा। तो जब ये मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मैं एनकरेज करता हूं आप लोगों को कि अपने आप से सवाल पूछें कि भाई क्या मेरा पेट ठीक है, क्या मेरे पेट में गड़बड़ है कि नहीं, क्योंकि पेट में गड़बड़ होगी तो यहां पे गड़बड़ होगी मित्रों। तो अब नेट टेकअवेज क्या है जो मैं आपको देना चाहता हूं। स्ट्रेस तो हर किसी की लाइफ में है ही है, तो वो जरूरी कई बार ना, आई वांट यू गाइस टू टेक अप थेरेपी आल्सो। ठीक है, थेरेपी एक बहुत बढ़िया चीज है मेरे ख्याल से। मतलब थेरेपी का मतलब क्या, किसी से बात करो। मैं मेडिसिन देने की बात नहीं कर रहा, वो अलग बात है। लेकिन जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बड़ा अच्छा इस टाइम पे चल रहा है एक इनिशिएटिव है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो उसमें आप फ्री में थेरेपिस्ट से बात कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव द फंड्स टू स्पेंड ऑन अ फैंसी थेरेपिस्ट, वो बात करो। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंड करो कि जब स्ट्रेस ईटिंग होगी तो आप यार जो पैकेज खाना ना काफी सारा, जैसे ओरियोज वाला पार्ट हो गया, ये हो गया, इससे होना थोड़ा मुश्किल है कि आपको एच पाइलोरी आ जाए। लेकिन जो स्टेल खाना है या जो बाहर का ठेले वाला खाना है, वो खाना आप बिल्कुल अवॉइड करो। और उसके बाद आप देखो क्या क्या चीजें हैं जिनसे आप स्ट्रेस कम कर सकते हो। जो उसके बाद वाला पार्ट है, जैसे स्ट्रेस से क्या क्या होता है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल पार्ट है। मेजर पार्ट है स्ट्रेस कंट्रोल करें किसी तरीके से। करने तरीके क्या होते हैं, अपनी लाइफ के लोग देखो, अपना काम देखो, अपना सुबह उठने का रात को सोने का तरीका देखो, जो आप खाना खाते हो वो देखो। तो जब ये सारी चीजें आप करोगे ना, तब आपकी जिंदगी बहुत सुधर जाएगी। ये बायोलॉजी आपको जानना बहुत जरूरी है कि ठीक है ये स्ट्रेस से हो रहा है, ये इससे हो रहा है, ये उससे हो रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास सोल्यूशंस तैयार होंगे दोस्तों। तो ऐसा नहीं कि हम, मतलब मुझे सबसे ज्यादा बेकार बात क्या लगती है पता, जब लोगों को कहते हैं भाई तू थोड़ी विल पावर स्ट्रांग रखना। डू यू इवन नो कि जो इसके अंदर बायोलॉजी चल रही है, जो पूरा हार्मोन्स का कैस्केड चल रहा है, हाउ इज दैट मेकिंग दैट डूड फील। ट्रस्ट मी, तो ऐसी नसीहतें मत दो। काम करना है तो बायोलॉजी पे करो, उससे ही सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। अगर आप में कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो को लेके, कुछ भी कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं सबके रिप्लाई करूंगा। ठीक है, लेकिन प्लीज कोई ऐसा कमेंट मत कीजिए कि भाई मास्क की ना रिव्यू कर दो, वो मैं रिप्लाई नहीं करने वाला। तो आई होप दिस वीडियो इज वर्थ योर टाइम। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।